वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान जी के प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की क्लास। हमारे सवाल आपके जवाब, और आज क्लास नंबर 148 लेके आए हैं। ये समझ लो पिछली 147 क्लासें राजस्थान जीके की आ चुकी है। जिस भी विद्यार्थी ने अब तक वो क्लासें नहीं देखी है, प्लेलिस्ट हमारी राजस्थान जीके टेस्ट के नाम से बनी है, जरूर देखें, निरंतर अध्ययन करें 9 बजे वाली इस क्लास का। और क्योंकि रेट, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, वीडियो मैंस, कंप्यूटर अनुदेशक, जहां कहीं भी बात करो राजस्थान जीके का बोलबाला है। तो स्टार्ट करें, बिना किसी वक्त को जाए करें, शेयर करें, लाइक करें सबसे ज्यादा, और एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है मोटिवेशनल स्पीच? कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। या जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, यहां जिंदगी तो सब जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसे की सबके लिए मिसाल बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। रोजाना 9 बजे आपके सामने हाजिर होती है। पहला क्वेश्चन देखिए, किस संस्था ने विवाह पर खर्च को कम करने के लिए वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण कार्य किया? देखो, विवाह पर आजकल देखो कितना खर्च होते हैं, बढ़ चढ़कर खर्च किया जाता है। कोई 10 लाख लगाता है, पहले कोई 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए लगा देते हैं। लेकिन ये उस समय की बात नहीं है, ये उस समय की बात है, पहले की बात, आज से 50 साल, 70-80 साल पहले की बात है। किस संस्था ने विवाह पर खर्च को कम करने के लिए वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देश हितैषणी सभा। इसने देश हितैषणी सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये उस समय की बात है जब मेवाड़ के महाराणा शासक थे सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह के समय देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी, और उसने किस पे कार्य किया था? विवाह पर खर्च कम हो, बहुत ज्यादा पैसा न लगे, जिससे जो एक पिता है, एक बेटी का पिता है, वो कर्जायत न हो, उस वजह से देश हितैषणी सभा ने काम किया था। याद रखना। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 को हुई थी। कब? 1956 को हुई थी। अब बात आती है पर्यटन की, तो राजस्थान के वर्तमान पर्यटन मंत्री कौन है? तो सारे जानते होंगे, मंत्रिमंडल का मैंने हर महीने में वीडियो देता हूं, आज अब फिर अप्रैल में दूंगा। पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह। कौन है? पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह है। और पर्यटन विभाग की नोडल एजेंसी कौन सी है? ये याद रखना, पेपर में आते हैं। पर्यटन विभाग की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार है। पेपर में आ जाता है कई बार कि राजस्थान पर्यटन या कोई भी पर्यटन विभाग है, उसकी नोडल एजेंसी पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार है। इसकी स्थापना कब हुई? 1956 को हुई थी। मुख्यालय जयपुर केंद्र है। अच्छा, जब पर्यटन की बात आई है तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब बनाते हैं? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब बनाते हैं? तो राष्ट्रीय पर्यटन जो दिवस बनाते हैं 25 जनवरी को बनाते हैं। और विश्व पर्यटन दिवस कब बनाते हैं? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब और देखिए, 1961 में किसकी स्थापना हुई थी? राजसिको की स्थापना हुई थी। और 1956 में राजस्थान पर्यटन विभाग की, 1979 में आरटीडीसी की। आरटीडीसी यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम। और एक है आईटीडीसी, इंडिया का, ये तो राज्य का है, ये केंद्र का है। आईटीडीसी, इसकी स्थापना 1966 को हुई थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तीसरा प्रश्न, नवीनतम पर्यटन नीति कब घोषित की गई? राजस्थान में नवीनतम पर्यटन नीति कब घोषित की गई? तो सारे जानते हो 2020 में नई पर्यटन नीति आ गई। पहले कब आई थी? 2001 में पर्यटन नीति आई थी, अब 2020 में आई है। मरु त्रिकोण में शामिल जिला नहीं है। मरु त्रिकोण, 3 कोण जिसमें शामिल नहीं है, बार बार प्रश्न आता है। तो मरु त्रिकोण में जोधपुर भी शामिल है, बीकानेर भी शामिल है, जैसलमेर भी शामिल है, लेकिन कौन सा शामिल नहीं है? बाड़मेर शामिल नहीं है। एक आता है मरु पर्यटन सर्किट। जब आपसे पूछे मरु पर्यटन सर्किट, उसमें भी जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर में, और उसमें बाड़मेर को भी चौथे को शामिल कर लिया गया है। और एक और याद रखना, जब सेज, हम सुना होगा सेज या सीज कह दो, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, इसमें कौन कौन से जिले शामिल है? इसमें जोधपुर शामिल है, इसमें जैसलमेर शामिल है, इसमें बाड़मेर शामिल है। ये याद रखना, जोधपुर जैसलमेर, बाकी इसमें सेज में या सीज में सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन केंद्र। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट स्थापित हुआ है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल
कहां स्थापित हुआ है, ट्रेवल मैनेजमेंट कहां स्थापित हुआ है, तो ये जयपुर के अंदर स्थापना हुई थी कब, 1996 में। देखो पर्यटन से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे ना वो ताजा आर्थिक समीक्षा वगैरह के नए आएंगे जो मैं आपको करंट की क्लासों में लगातार करवा रहा हूं। वाक्कल माता का मंदिर कहां स्थित है, जानते हो आप वाक्कल माता का मंदिर? वाक्कल माता का मंदिर जो भोपों की कुल देवी भी है, तो वाक्कल माता का जो मंदिर है वो चोटन बाड़मेर के अंदर प्रसिद्ध है। कहां पे, बाड़मेर का प्रसिद्ध है। विरात्रा माता भी कहते हैं इसको, या वाक्कल माता भी कहा जाता है। राजस्थान का पहला रोपवे कहां पे है, तो राजस्थान का पहला रोपवे जालोर के अंदर है। और कौन सी माता, सुंदा माता मंदिर, सुंदा माता भीनमा जो माता मंदिर है, सुंदा माता के मंदिर पर यह स्थापित किया गया था 2006 में। 800 मीटर इसकी लंबाई, सुंदा माता। इसके बाद राजस्थान में दूसरा है मनसा पूर्णा माता या इच्छा पूर्ण करणी माता जो उदयपुर केंद्र है, ये 2008 में स्थापित हुआ था। इसके अलावा तीसरा हुआ था सावित्री माता, सावित्री माता मंदिर पुष्कर केंद्र है, वहां तीसरा है। और चौथा अभी 2019-20 के अंदर स्टार्ट किया दोबारा हनुमान सामोद मंदिर, सामोद में हनुमान जी का मंदिर है, वहां स्टार्ट किया गया चारों। इसके अलावा ध्यान रखना अभी बजट में 2 घोषणा की गई है, एक शायद 12 वाला है, पता नहीं बूंदी वाला, और एक त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर वाला। इसके अलावा एक केंद्र मंत्रालय ने मंजूरी दी है गढ़ गणेश मंदिर जयपुर के अंदर। तो वर्तमान में 4 राजस्थान में संचालित है, बाकी बनेगी अलग बात है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहां स्थित है, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस, ये प्रश्न ऐसे हैं कि सीधे सीधे एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहां स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर में, जयपुर में। जब कालबेलिया नृत्य की बात करें तो गुलाबो बड़ी प्रसिद्ध, गुलाबोस्फेरा बड़ी प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय स्तर के नृत्यांगना है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? सिंपल सा है, सीधा सा आप जवाब दे सकते हो। जिसका इंपॉर्टेंट है, हेरिटेज होटल होता है जो 50 से 75 साल पुराना हो, जिस क्षेत्र में उसकी संस्कृति की कुछ विशेषता हो, वो हेरिटेज होता है। राजस्थान का अजीत भवन जोधपुर के अंदर राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है। हुनर से रोजगार तक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, हुनर से रोजगार तक कार्यक्रम, और किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। किसके लिए? वंचित वर्ग के युवाओं के लिए ये शुरू किया गया, और ये 2009-10 में हुनर से रोजगार तक कार्यक्रम शुरू किया गया। राजस्थान में केंद्र की मदद से डिजिटल सेंटर इकोलॉजी पार्क बनेगा। राजस्थान में केंद्र सरकार की मदद से कहां पे डिजिटल सेंटर्स व इकोलॉजी पार्क बनेगा, तो ये पार्क बनेगा कहां पे? अजमेर के अंदर इकोलॉजी पार्क बनेगा, ध्यान रखना। और राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी आई थी 2010 में, राजस्थान में इको टूरिज्म पॉलिसी 2010 में आई थी, और केंद्र सरकार की मदद से डिजिटल सेंटर्स व इकोलॉजी पार्क अजमेर में बनेगा। पन्ना दह पेनोरमा कहां स्थित है? पन्ना दह का नाम सुना होगा, इसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था उदयपुर को बचाने के लिए, बनवीर मारने आया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वो पन्ना दह। तो पन्ना दह का पेनोरमा राजसमंद के अंदर है, ठीक है। कहां पे? उदयपुर मत कर देना, पन्ना दह का पेनोरमा राजसमंद में है। कौन से नृत्य को विशुद्ध रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है? कौन से नृत्य को विशुद्ध रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन कौन सा? देखो, गेर नृत्य तो होता नहीं है, गेर तो होगा नहीं। गेर तो ये कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है, इसमें महिलाएं भाग लेती है बिल्कुल। गिद्दड़ नृत्य, ये बिल्कुल सही है, गिद्दड़ नृत्य है वो विशुद्ध रूप का मतलब होता है एकदम प्योर, उसमें महिलाओं का कोई रोल नहीं होता है। शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा गिद्दड़ नृत्य किया जाता है, ये याद रखना। कौन सा नृत्य? गिद्दड़। और कहां का प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और तब मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, जब भी पुरुष प्रधान नृत्य आ जाए तो वाद्य यंत्र की जब बात करें तो बड़े बड़े वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे, जैसे नगाड़ा बजाया जाएगा, नगाड़ा, बड़े नगाड़ा बजाया जाएगा। तो इसमें नृत्य के प्रमुख पात्र होते हैं सेठ सेठानी, समांग या पात्र होते हैं सेठ सेठानी। बम्ब नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। और गरबा नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? ये गरबा इधर दक्षिणी राजस्थान का, खास करके वागड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो ये गिद्दड़ नृत्य उत्तर आ जाएगा। अगला देखो, कौन सा कथन 13 ताली नृत्य के बारे में आ सकते हैं? देखो, नृत्यों से प्रश्न आपको पक्का आता है। कौन सा नृत्य 13 ताली नृत्य के बारे में आ सकते हैं? कामड़ जाति की महिलाएं नृत्य करती है, ये सही है। इसमें तेजा जी का यशोगान किया जाता है, ये गलत है, असत्य, क्योंकि रामदेव जी ने कामड़ पंथ चलाया था, कामड़ पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। यह मंजीरा वाद्य यंत्र से प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है। मांगी बाई और लक्ष्मण दास इसके प्रमुख
या मुख्य नृत्यकार है, ये भी सही है, तो बी नंबर उत्तर हो जाएगा। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कुचामनी जो ख्याल है उसके प्रवर्तक लच्छीराम जी को माना जाता है। किसको? लच्छीराम जी को। देवीलाल जी, ये देवीलाल जी सांबर वही है जिन्होंने लोक कला मंडल की स्थापना की तो कठपुतली नृत्य बनाया था। और भानु जी भवाई नृत्य वाले, भानु जी या इनका दूसरा नाम क्या है? भानु जी कथक के प्रवर्तक है। किसके? कथक, जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, उत्तरी भारत का कथक के प्रवर्तक है। एक है नागोजी या बागोजी, वो उसके हैं भवाई नृत्य के, तो ये याद रखना। हीर रांझा, हीर चंद, भरतरी, जयदेव कलाली, डोला मरवण या आला देव आदि किस ख्याल से संबंधित है? ये प्रश्न बड़े शानदार है, अभी ऐसे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। हीर रांझा, हीर चंद, भरतरी, जयदेव कलाली, ढोला मरवण, आला देव आदि किस ख्याल से संबंधित है? तो शेखावटी ख्याल से संबंधित है। किसे? शेखावटी ख्याल। चार वेद कहां की लोक, ये सीधे प्रश्न मिलेंगे आपको, इनमें कोई ज्यादा कुछ ही नहीं है। चार वेद कहां की प्रसिद्ध है, सारे जानते हो। जब आप चार वेद की बात करें तो टोंक, नौटंकी की बात करें तो भरतपुर, लीला ख्याल की बात करें तो दौसा, तमाशा की बात करें तो जयपुर। ये प्रसिद्ध है, फिक्स जिले पूछे जाते हैं। कौन सा दुर्ग ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है? कौन सा दुर्ग ओदक दुर्ग की श्रेणी में आता है? ओदक का मतलब क्या होता है? जल दुर्ग होता है, एक तो ये याद रखना। कौन सा? जल। और राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण मिलता है गागरुन, जो आहू और काली सिंध नदी के संगम पर है। गागरुन ये दुर्ग याद रखना, जिसका नाम मुस्तफाबाद था, ये गागरुन। ओदक दुर्ग जल दुर्ग, ठीक है। कौन सा दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है? कौन सा दुर्ग है? ये मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है, तो वो कौन सा दुर्ग है? मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सीमा पर कुंभलगढ़ है। तारागढ़ मेरवाड़ा वाला मत कर देना कि मेरवाड़ा की पहाड़ियां अलग करती है, तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग है, वो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है ये कुंभलगढ़। इसी के अंदर महाराणा उदय सिंह को पालन पोषण किया गया था, सुरक्षित बचाया था। कुंभलगढ़ को मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहते हैं। कुंभलगढ़ के अंदर ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, और कुंभलगढ़ को ही महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद राजधानी बनाई थी। और इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि इतनी बुलंदियों पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। ये वही दुर्ग है। कुंभलगढ़ की दीवार 36 किलोमीटर लंबी, भारत की महान दीवार। नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में असत्य कथन बताइए। नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में असत्य कथन। देखो, इसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। बिल्कुल, ये तो सही है, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। स्वाई जय सिंह ने एक जैसे 9 महल बनाए थे, ये गलत है, सत्य हो गया। क्योंकि इस नाहरगढ़ दुर्ग में स्वाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। उपनाम इसका सुदर्शनगढ़ है। बिल्कुल, जयपुर की ओर झांकता हुआ इसको कहते हैं, सुदर्शनगढ़ कहते हैं। निर्माण नाहर सिंह भोमिया ने करवाया था, ये बिल्कुल सही। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, नाहर सिंह भोमिया। तो असत्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नाहरगढ़ कहां पे? जयपुर में। किस दुर्ग में किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, नुसरत, कड़क बिजली, बिच्छू बाण नामक लंबी दूरी तक मार करने वाली प्राचीन तोप है? अब 2-3 के तो नाम सुने आपने, कड़क बिजली, किलकिला, शंभू बाण, गजनी खां, ये भी सुना, ये नाम सुनना बोलना। बिच्छू बाण नामक लंबी दूरी तक मार करने वाली प्राचीन तोपों का संबंध किस दुर्ग से है? मेहरानगढ़ दुर्ग से। ये वही मेहरानगढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण राव जोधा ने जोधपुर में चिड़िया टुक पहाड़ी पे करवाया था। कौन सी पहाड़ी पे? चिड़िया टुक पहाड़ी पे। और 2013 में जो 6 किलों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था, उसमें बच कौन सा गया था? मेहरानगढ़। इसको शामिल नहीं किया गया। ये बार बार प्रश्न आता है। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़। और लॉर्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि इसका निर्माण शायद परियों व फरिश्तों के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न देखिए, भूमिज शैली में निर्मित राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? भूमिज शैली में निर्मित राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो ये मंदिर है सेवाड़ी का जैन मंदिर। कौन सा? सेवाड़ी का जैन मंदिर, जो कहां पे है? पाली के अंदर, सेवाड़ी का जैन मंदिर। और ये भंडदेवरा है। ये भंडदेवरा मंदिर कहां पे है? भंडदेवरा 12 के अंदर है। किराड़ू सोमेश्वर बाड़मेर के अंदर है। सचिया माता का ओसिया जोधपुर में है। लूंग आभूषण कहां पहना जाता है? लूंग आभूषण कहां पहना जाता है? आभूषण से एक आधा प्रश्न याद करना है, सिंपल सही। ये लूंग पहने जाते हैं कान में, कान में लूंग आभूषण पहने जाते हैं। दुताई, गदर कानो व मिर्जाई किससे संबंधित है? दुताई, गदर कानो व मिर्जाई किससे संबंधित है? इन प्रश्नों की ओडनी से संबंधित है। इन प्रश्नों की कोई डिटेल वगैरह नहीं है, जो मुख्य है वो बताता रहूंगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 राजस्थान में कब लागू हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
73वां संविधान संशोधन कई बार पूछ लेता है, कोई अनुच्छेद से संबंधित है? 243 पंचायती राज से संबंधित है। ये अधिनियम था 1992 का, पारित हुआ 1993 को। देखो 24 अप्रैल 1993 को ये संसद के द्वारा पारित हो गया, ठीक है, लागू हो गया हमारे भारत में, इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। लेकिन राजस्थान ने इसको 23 अप्रैल 1994 को लागू किया, 23 अप्रैल 1994 को, इसलिए 1994। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेदों में असंगत बताना है आपको, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेदों में असंगत। तो देखिए अनुच्छेद 243 क्या कहता है कि एक ग्राम सभा होगी, और ये प्रश्न वीडियो प्री के एग्जाम में आए हैं, आपने देखा होगा, ऐसे ही आए हैं, क्योंकि ग्राम सेवक बनना है तो पंचायती राज के बारे में पूरा पता होना चाहिए। अनुच्छेद 243 अड़ा कहता है कि इसका कार्यकाल होगा, बिल्कुल सही है पंचायती राज का। अनुच्छेद 243 च क्या कहता है? ये कहता है कि इसकी योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है। अनुच्छेद 243 जय कहता है कि निर्वाचन आयोग होना चाहिए, ये असत्य है, क्योंकि निर्वाचन आयोग नहीं, जय के तहत वित्त आयोग होना चाहिए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 243 तय के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है। तो दोनों चीजें आपको कंफ्यूज मत होनी। सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, निर्वाचन आयोग तो है तय में, 243 तय में, और राज्य जो वित्त आयोग है वो जय में है, तो इन दोनों को याद रखना। निम्न में से कौन से युग्म में असंगत है? देखो प्रथम महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला थी, कोटा की बनी थी, बिल्कुल सही है। प्रथम महिला सरपंच छगन बहन गोलछा थी, ये भी सही है। प्रथम महिला निर्वाचित सरपंच प्रेम कंवर थी, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सत्य है। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में रहे मुख्य सचिव कौन थे? सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में रहे मुख्य सचिव कौन थे? तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्रियों काल में विपिन बिहारी लाल थे, विपिन बिहारी लाल थे, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों का इन्होंने काल देखा था। इसके अलावा देखो भगवंत सिंह मेहता कौन थे? सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा था विपिन बिहारी लाल ने। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव भगवंत सिंह मेहता। के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे, और निरंजन आर्य जो वर्तमान में हमारी उषा शर्मा मुख्य सचिव है, उससे पहले निरंजन आर्य थे, और ये राजस्थान के प्रथम कह सकते हैं एससी के या दलित मुख्य सचिव कौन थे? निरंजन आर्य। राजस्थान के प्रथम एसटी के अनुसूचित जनजाति के प्रथम थे ओपी मीणा। कौन थे? ओपी मीणा। ये सारी समझ में आ गई होगी। प्रथम महिला मुख्य सचिव थी कुशल सिंह। राजस्थान के मुख्य सचिव रहे जिन्हें 2022 में पद्म भूषण मिला। स्टार ही लगा लेना, ये प्रश्न तो करंट का ही है। राजस्थान के मुख्य सचिव रहे जिन्हें 2022 में पद्म भूषण मिला, तो राजीव महर्षि, बहुत बड़ा नाम है। हमारे देश के सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी रह चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति समिति में कौन सा शामिल नहीं है? ऐसे पर्सन आपको बड़े कंफ्यूज करते हैं कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है, आपको नियुक्ति करनी है, इसमें कौन शामिल नहीं है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री। ये नियुक्ति समिति होती है ना, जो नियुक्ति समिति में, क्योंकि पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करने के लिए एक समिति बनेगी। उस समिति में देखो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है, गृह मंत्री भी होता है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है और विधानसभा का अध्यक्ष भी होता है, और जहां विधान परिषद है वहां पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, और गृह मंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है। लेकिन उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल इस समिति का सदस्य, इस समिति में शामिल नहीं होता है, बल्कि ये समिति जब राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपती है तो राज्यपाल नियुक्त करता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? राज्यपाल शामिल नहीं है। ये वीडियो प्री में सीधा सीधा प्रश्न आ चुका है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनों वाले जिले, तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, और ये तो स्टार लगाना, वन रिपोर्ट ताजा अभी आई है, फरवरी के अंदर आई है, जनवरी फरवरी में, तो यहाँ से प्रश्न आएंगे पक्के। अलग से स्पेशल वीडियो मैंने बना दिया, रोज करंट में मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और यहाँ भी दे रहा हूँ। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनों वाले जिले, तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? उदयपुर में, 2 नंबर पे अलवर में, और 3 नंबर पे प्रतापगढ़ में सबसे ज्यादा वन है, याद रह जाएगा। सबसे कम वन पूछे तो सबसे कम वन है चूरू में, फिर हनुमानगढ़ में, जोधपुर में, ये सबसे कम है। फिर आपसे पूछे प्रतिशत में वन सबसे ज्यादा कहां पे है, तो सर्वाधिक प्रतिशत में वन है उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। आपसे पूछे प्रतिशत में सबसे कम वन कहां पे है, तो सबसे कम वन जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। 4 पॉइंट पेपर में आते हैं और चारों पॉइंट यहां दे रखे। सर्वाधिक वन वाला है ये कम वाला है, सर्वाधिक प्रतिशत वाला है ये सर्वाधिक प्रतिशत कम वाला है। चारों पॉइंट यहां क्लियर होते हैं। वह नदी जिस पर गुजरात का डीसा शहर स्थित है, जो राजस्थान के सिरोही जिले से निकलती है, वह नदी जिस पे गुजरात का डीसा कह दो या डीसा शहर स्थित है,
और राजस्थान के सिरोही जिले से निकलती है वो नदी कौन सी है? पश्चिमी बनास नदी। कौन सी? पश्चिमी बनास नदी, जो सिरोही जिले के नया सानवारा या सनवाड़ा कैसे यो नया सनवारा जिले से निकलती है। और सिरोही में एक सहायक नदी मिलती है सिंपू या सिंपली, जिसको कहते हैं मिलती है। और सिरोही के अंदर ही इस पश्चिमी बनास पर पश्चिमी बनास परियोजना भी स्थित है। और ये राजस्थान गुजरात में जब प्रवेश करती है तो गुजरात में बनासकांठा से प्रवेश करती है, बनासकांठा में गुजरात में प्रवेश करती है और कच्छ की खाड़ी में जाके विलुप्त हो जाती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया पश्चिमी बनास। हेमावास बांध पाली किस नदी के किनारे स्थित है? हेमावास जो बांध है पाली के अंदर है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो हेमावास बांध है वो पाली में किस नदी के किनारे स्थित है? बांडी नदी के किनारे स्थित है। याद रखना कहां से? बांडी नदी है उस पर हेमावास बांध बना है। किस जिले में? पाली जिले में। ज्वाई बांध ये भी पाली के अंदर है, मारवाड़ का अमृत सरोवर इसको कहते हैं। बांडी नदी पर हेमावास बांध हो गया। सूकड़ी नदी पर जालोर का दुर्ग स्थित है। और ये सारी किसकी सहायक नदी है? लूणी की। छबड़ा क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के बारे में सत्य कथन बताइए। वो इंपॉर्टेंट है। छबड़ा क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के बारे में सत्य कथन बताइए। यह प्रदेश की पहली सुपर क्रिटिकल इकाई है। बिल्कुल सही है। 5वीं व 6ठी इकाई का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 जून 2019 को किया। बिल्कुल सही है। यह 12 में स्थित है। उपयुक्त सभी सत्य कथन, इसको अच्छे तरीके से रखना। राजस्थान में सूरतगढ़, छबड़ा और कोटा थर्मल पावर है, ये सारे क्रिटिकल आगे लगभग। और सूरतगढ़ में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादित हो रही है, वर्तमान में 8 इकाइयां, लेकिन सबसे ज्यादा बिजली विद्युत क्षमता पूछे तो वो छबड़ा 12 की है। बेथली परियोजना राज्य के किस जिले में है? बेथली परियोजना राज्य के किस जिले में है? 12 जिले में। बेथली परियोजना बेथली नदी पे है। एक परियोजना आपको याद रखनी है लहासी, लहासी एक रखनी है, बेथली और एक याद रखनी है बिलास। ये तीनों ही परियोजनाएं 12 में है। ये लासी नदी पर है, ये बेथली नदी पर है, ये बिलास नदी पे, तीनों अपनी 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 नदियों पे है। राष्ट्रीय राजमार्ग 76 जिसका नया नाम 27 है किस जिले से नहीं गुजरता? राष्ट्रीय राजमार्ग 76 जिसका नया नाम 27 है किस जिले से नहीं गुजरता? तो आपको पता है कि ये इधर से ऐसे घूम फिर के जाता है, पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर से सिलचर को जोड़ने वाले के साथ जाता है। तो सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, बूंदी हो गया, लेकिन बीकानेर में नहीं है। ये NH76 जिसका नया नाम 27 राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। स्टार्ट होता है सिरोही से, फिर उदयपुर से, फिर चित्तौड़गढ़ आ गया, भीलवाड़ा आ गया, बूंदी आ गया, 12 कोटा आ गया, 12 आ गया और इधर से निकल जाता है, 12 में पार निकल जाता है। इससे पूछे कभी कि इस पे कौन से दर्रा स्थित है? एक तो हाथी दर्रा स्थित है जो उदयपुर में है। हाथी दर्रा और एक देबारी दर्रा, ये दोनों उदयपुर में। यहाँ से ये दर्रा से गुजरते हैं, ये NH गुजरता है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? बीकानेर। क्योंकि परिवहन का टॉपिक है ना, परिवहन का टॉपिक पजल टॉपिक है, क्योंकि नए नाम हो गए पर्यटकों के और कुछ हो गया समझ में नहीं आते, लेकिन मुख्य जो आएंगे ना मैं आपको बता, क्यों कॉरिडोर जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार में हिस्सा चल रहा है ना, वो प्रश्न ज्यादा पूछेंगे। M केलांग ने वर्ष 1875 में अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर में किस शब्द को सर्वप्रथम भाषा के रूप में प्रयोग किया? M केलांग ने 1875 में अपनी पुस्तक हिंदी ग्रामर में किस शब्द को सर्वप्रथम भाषा के रूप में प्रयोग किया था? तो उसने हड़ौती को, इसको हड़ौती को किया था। ये हड़ौती वैसे ढूंढाड़ी की उपबोली है, ये थोड़ी टफ बोली मानी जाती है। वह नृत्य जो सामान्यतः कजली तीज पर बूंदी में सर्वाधिक आयोजित होता है, वह नृत्य जो सामान्यतः कजली तीज पर बूंदी में सर्वाधिक आयोजित होता है। तो हड़ौती क्षेत्र का देख लो, इसमें से कौन सा नृत्य हो जाएगा? ये नार नृत्य तो भीलवाड़ा का है, गुड़ला जोधपुर का, खास करके चरी गुर्जर जो करते हैं इधर किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध है, फलकूबाई चक्री हो जाएगा। ये चक्री नृत्य किया जाता है, कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। इस कंजर जाति का जो नृत्य किया जाता है चक्री का दूसरा नाम फुंदी नृत्य है, ध्यान रखना भी, कई बार पेपर में आ जाए। फुंदी नृत्य किसका है? इस चक्री नृत्य का है। और जब ये चक्री नृत्य किया जाता है तो ढोल बजाया जाता है, चंग बजाई जाती है, ढोल बजाया जाता है, चंग बजाई जाती है। और इस नृत्य को ध्यान रखना प्रसिद्धि दिलाई थी इस क्षेत्र से, बूंदी से बाहर, हड़ौती क्षेत्र से बाहर लाने का कार्य 1974 में चाचौड़ा के रशीद अहमद पहाड़ी थे, उनका ये कारनामा है कि इन्होंने प्रसिद्धि दिलाई थी इसको, चाचौड़ा के रशीद अहमद पहाड़ी ने, इसको याद रखना। कर्नल जेम्स टोड ने किस जनजाति के बारे में कहा कि आप इन्हें एक रोटी खिला दीजिए तो वह आपको जीवन भर याद करेंगे?
वाह क्या गजब प्रश्न है। किस जनजाति के बारे में कहा कि आप इन्हें एक रोटी खिला दीजिए वह आपको जीवन भर याद रखेगी, यानी आपका गुण आसान रखेगी। वो जाति कौन सी है? सहरिया, जो कहाँ रहती है? बारां के शाहबाद और किशनगंज में रहती है। शाहबाद और किशनगंज में ये दो तहसीलें हैं ना, यहाँ पे 99% निवास करती है। भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह में इसको शामिल किया गया है। मैं सारी डिटेल बता देता हूँ। जनजातियों की गांव को सहरोल कहा जाता है। सहरिया जनजाति के गांव को सहरोल कहा जाता है। जो इनका मुखिया होता है कोतवाल, क्योंकि वीडियो प्री में यहाँ से क्वेश्चन आया था। ये जनजातियों से प्रश्न आने लगे और इनकी कला संस्कृति है, अपनी तो कला संस्कृति खत्म है, इनकी है ज्यादा। सहरोल कोतवाल इनके मुखिया को कहते हैं। इनकी कुल देवी है कोडिया देवी, कुल देवी कोडिया देवी है। इनके घर को टापरी या टापकी कहा जाता है। आराध्या देव इनके तेजा जी है, आराध्या देव तेजा जी है। और भारत सरकार द्वारा सहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78 में चलाया गया। इनके जो आदि गुरु है वो वाल्मीकि है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी। जोआई नदी के बारे में कथन स्पष्ट करें। जोआई नदी के बारे में देखो, जोआई नदी का उद्गम गोरिया गांव पाली से होता है या गोरिया पहाड़ी से होता है, बिल्कुल सही है। इस पर जोआई बांध बना हुआ है पाली में, बिल्कुल ये भी सही है। जोआई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, ये भी सही है। तीनों ही कथन सही है। अब देखो क्या कह रहा है, कथन सही A B C। कश्मीरी कवि कलहण ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में किस प्रतिहार शासक के साम्राज्य का उल्लेख किया है? याद, एक कश्मीरी फिल्म आई है, कश्मीर का एक कवि था कलहण, उसने अपना ग्रंथ लिखा था राजतरंगिणी। उसमें किस प्रतिहार शासक के साम्राज्य का उल्लेख किया गया है? तो मिहिर भोज बहुत बड़ा शासक था। मिहिर भोज सबसे ताकतवर शासक था गुर्जर प्रतिहार में। इसके काल में अरब यात्री सुलेमान आया था। कौन आया था? अरब यात्री सुलेमान भारत की यात्रा पर आया था। इसकी उपाधि थी, आपको पता होगा, आदिवरा की। पेपर में आता है फिक्स, आदिवरा की उपाधि और प्रभास की उपाधि, प्रभास पाटन की उपाधि धारण करने वाला मिहिर भोज। वैसे इसका नाम भोज था, ठीक है। एक और याद रखना, एक जब भी पेपर में आता है एक प्रश्न आता है, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में राज कवि था राजशेखर, जिसने कर्पूर मंजरी ग्रंथ लिखा था। काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, ये ग्रंथ लिखे थे। और जो महिपाल है, इसके काल में अरब यात्री अलमसुद्दी भारत आया था। महिपाल के काल में अलमसुद्दी, मिहिर भोज के काल में सुलेमान आया था। और ये वत्सराज, इसको रणहस्तिनी की उपाधि प्राप्त है। कौन है? वत्सराज। बादली, बजरंग बाण, मचवान तोपों का संबंध किस दुर्ग से है? बादली, बजरंग बाण और मचवान तोपों का संबंध किस दुर्ग से है? जयगढ़ दुर्ग से। ये जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। और इस जयगढ़ में जयबाण तोप जो रखवाई थी वो स्वाई जयसिंह ने रखाई थी। जबकि जो नाहरगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण स्वाई जयसिंह ने करवाया था। उस समय वो भूमिया जी थे, उनके द्वारा ये करवाया गया निर्माण। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। अगला, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दुर्ग में हुआ? तो मत्स्य संघ में ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासतें मिली थी। 18 मार्च 1948 राजधानी अलवर रखी गई थी। तो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में इसका उद्घाटन किया गया। राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग देवास जल सुरंग के पानी से कौन सा जल जिला लाभान्वित होता है? राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है? देवास जल सुरंग है, 11.2 किलोमीटर। और ये किस परियोजना से संबंधित है? मानसी वाक्कल परियोजना से संबंधित है। ये मानसी वाक्कल परियोजना, जो ये साबरमती की सहायक नदी है ना, मानसी वाक्कल परियोजना से संबंधित है। देवास जल सुरंग है, इसमें राजस्थान का उदयपुर जिला लाभान्वित होता है, क्योंकि उदयपुर 70% उदयपुर को जल मिलता है, 30% जल मिलता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। इसको हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तो दोनों की संयुक्त परियोजना है। सही हतमती वेत्रक किस नदी की सहायक नदी है? सही हतमती वेत्रक किस नदी की? आपने सुना होगा, सही हतमती वेत्रक, माजम, मानसी, वाक्कल, ये एक ही है सारी। किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। किसकी? साबरमती, जो उदयपुर से निकलती है। ऐसी राजस्थान की नदी जिसका उद्गम तो राजस्थान से होता है, लेकिन गुजरात की खास नदी है वो साबरमती है। ओस लिख दिया। ओस्तीजी व तपसी बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? ओस्तीजी व तपसी बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? 12 जिले में। कहां पे? 12 में। कई पर्सन आपको नहीं मिलेंगे, कई मिक्स मिलेंगे। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि वाला जिला कौन सा है? 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला या वन वृद्धि वाला जिला, यानी 17वीं वन रिपोर्ट में सबसे ज्यादा वृद्धि, जैसे पिछली साल बाड़मेर में वृद्धि हुई थी, अब की बार चेंज हुआ है आंकड़ा। सबसे ज्यादा जो वन वृद्धि हुई है वो अजमेर की हुई है।
राजस्थान के 19 जिलों में वन वृद्धि हुई है। कल के करंट के क्वेश्चनों में पूरी डिटेल बताऊंगा तथ्य के साथ। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि अजमेर में। टोटल 19 जिलों में वन वृद्धि हुई है अब की बार। सबसे ज्यादा अजमेर में हुई है लगभग 26.45%। 2 नंबर पे हुई है 26.01%। पाली में 3 नंबर पे हुई है 24.10%। तीनों आंकड़े पेपर में आएंगे, आपसे पूछेगी। और एक और मैं कम बता देता हूं, 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी वाला जिला, सबसे यानी कमी किन जिलों में आई है, तो सबसे ज्यादा कमी जालोर में आई है। यानी राजस्थान के टोटल 14 जिले हैं जिनों में कमी आई है। 19 और 14 33 हो गई। और कमी तो क्या पता है कितनी कमी है, ये माइनस में गया है 32.46। ये जालोर तो पहले पिछड़ रहा था, शिक्षा से औद्योगिक क्षेत्र से वनों में पिछड़ने लग गया। जालोर -32.46 देखो। और करौली 2 नंबर पर करौली है -26.16 और सिरोही -13.49। इतनी कमी आई है वनों के अंदर इन 3 जिलों में, याद रखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी कल की करंट की क्लास में ये दूंगा मैं। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के सर्वाधिक आरक्षित वन अवर्गीकृत। तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर केंद्र है। सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर में है लगभग, क्योंकि आरक्षित वन कितने 37.05% भाग पे है। संरक्षित वन है वो 56.43% भाग पे और सर्वाधिक 12 में है। और अवर्गीकृत वन 6.52% पे है, वो सबसे ज्यादा बीकानेर में। तो बहुत खास प्रश्न है आपके लिए। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कितने प्रतिशत वन अनिवार्य है? कि पर्वतीय क्षेत्र में लगभग 65%, जहां भी पर्वतीय, जैसे अपने अरावली में पेपर में आ जाए, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार अरावली में कितने वन होने चाहिए 65%। और जो मैदानी क्षेत्र है वहां 20 से 25%। ये आज के प्रश्न हो गए आपके 50। अच्छे तरीके से अध्ययन करना, निरंतर आपको मैं करवा रहा हूँ। अब सेकंड ग्रेड आ चुकी है, लीड का नोटिफिकेशन आपको सिलेबस मिल चुका है। राजस्थान जीके खूब आएगा, वीडियो मेंस का एग्जाम होगा, कंप्यूटर अनुदेशक का, राजस्थान पुलिस, कोई भी राजस्थान का एग्जाम है, ये क्लास छोड़नी नहीं है। और सुबह 7:30 पर क्लास आती है। और एक हमारी ये मंथली वीकली 3 मंथ की क्लास मिल गई। और ये जो मार्च 2022 की ताबड़तोड़ रिवीज, इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो चुकी है। वैसे देखो ये पूरी की पूरी पीडीएफ, क्वेश्चन, उसका आंसर और पूरा तथ्य के साथ, जैसे आपको जनवरी फरवरी की मिली है वैसे मिली है। अगर कोई विद्यार्थी खरीदना चाहता है तो इस मार्च महीने की पीडीएफ आप खरीद सकते हो। सिर्फ प्राइस है 20 रुपए। आप 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। इस नंबर पे आप पे कीजिए और स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, तुरंत मार्च की मिल जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी जनवरी फरवरी और मार्च तीनों की लेना चाहता है तो 30 रुपए उसका प्राइस है, वो भी आपको मिल जाएगी। और ये 2022 का जो करंट है ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। निरंतर आपको क्लासें दी जा रही है करंट की। अच्छी तरीके से अध्ययन करना, बढ़िया तरीके से पढ़ना और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।